नमो नमः। मम नाम सुरभि भगत। आज हम संस्कृत के विषय में बात करने के लिए WHRF के पेज पे आए हैं। संस्कृत, पास्ट और फ्यूचर, हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ। संस्कृत के बारे में बहुत सारी जानकारी, धारणाएं और इच्छाएं हमारे मन में रहती है। तो कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स मैं आपको संस्कृत के बारे में बताती हूँ। संस्कृत में 7,000 से अधिक धातुएं हैं, शब्द हैं, प्रत्यय हैं और बहुत बहुत प्रकार के शब्द हम इससे बना सकते हैं। तो कुछ गणनाएं मैं आपको बताती हूँ। संस्कृत में 1700 धातुएं हैं। धातु अर्थात लिख, पट, ये सभी धातुएं होती हैं और 70 प्रत्यय हैं, 80 उपसर्ग होते हैं। इनके योग से जो शब्द बनते हैं उनकी संख्या लगभग 27,20,000 होती है। अर्थात केवल संस्कृत में हम धातु, प्रत्यय और उपसर्ग जोड़कर 27 लाख से अधिक शब्द बना सकते हैं। और यदि हम समास, दो शब्दों को जोड़कर अगर समास बनाने लगें तो यही शब्दों की संख्या लगभग 769 करोड़ हो जाती है। 769 करोड़ शब्द हम संस्कृत में बना सकते हैं। संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की सबसे ज़्यादा प्राचीन भाषा है और वैज्ञानिक भाषा भी है। कैसे? देखिए, बहुत छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। क्योंकि हमारे सारे श्लोक, मंत्र सभी संस्कृत में पाए जाते हैं। हम प्रतिदिन संस्कृत बोलते हैं, लेकिन हमें इसका आभास ही नहीं रहता है कि संस्कृत हम बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे आप रोज सुबह उठते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग करते हैं और ध्यान करते हैं, परंतु यदि अगर आप संस्कृत बोल रहे हैं तो स्वतः ही प्राणायाम होने लगता है। कैसे? संस्कृत में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक तो अनुस्वार होता है और एक विसर्ग होता है। देखिए, बोल के देखेंगे, रामः, रामः, विसर्ग लगा। तो जब हमने रामः बोला, बालकः बोला, तो आप देखिए स्पंदन कहाँ हो रहा है? नाभि पे हो रहा है। नाभि अंदर खिंची चली जा रही है और हमारी वायु बाहर आ रही है। एक बार बोल के देखिए अपने नाम के साथ ही। यदि पुल्लिंग आपका नाम है मोहनः, हरि, भानु, तो आप जब अपना नाम का उच्चारण भी करेंगे या किसी पुल्लिंग शब्द का उच्चारण करेंगे तो स्वतः ही क्या होने लगेगा? आपके कपालभाति होने लगेगी। और यदि मैं बात करूं दूसरी चीज की, जो होता है अनुस्वार। अनुस्वार जैसे शब्द हुआ जलम, फलम, पुष्पम, वनम, स्वतः ही क्या हो रहा है? विसर्ग जब हम बोल रहे हैं तो कपालभाति प्राणायाम हो रहा है, हमारा पेट अंदर की ओर खिंचा चला जा रहा है। एक और विशेषता मैं आपको सरल रूप से इसकी बताती हूँ कि हम लोग सुबह उठते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, गुंजन वाला जो प्राणायाम होता है, जिसमें श्वास को नासिका के द्वारा छोड़ते हुए हम भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। तो अनुस्वार का जब हम उच्चारण करते हैं तब भी यही क्रिया होती है। अनुस्वार का उच्चारण हम कैसे करते हैं? रामम, देखिए मेरा मुख बंद हुआ और नाक से सारी वायु बाहर गई है। तो केवल यदि हम एक सेंटेंस, एक वाक्य संस्कृत में बोलते हैं तो हमारा स्वतः ही भ्रामरी और कपालभाति हो जाएगा। सरल एक वाक्य लेते हैं, रामः फलम खादति, राम फल खाता है। रामः, कपालभाति हो गया। फलम, फलम बोलते ही क्या हो गया? हमारा भ्रामरी हो गया और खादति तो क्रिया हो गई। तो ये छोटी सी बात मैंने आपको संस्कृत पास्ट और फ्यूचर के, जो हमारा आज का विषय है, उस पर बताने से पहले इसलिए शुरू करी कि आप संस्कृत का उच्चारण करें, उससे आपका योग स्वतः ही होने लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप सभी संस्कृत जानते हैं, जितने भी भारत के निवासी हैं और जो भी व्यक्ति मंत्रों का, छंदों का, हमारे गीता के श्लोकों का उच्चारण करता है, वे सभी संस्कृत जानते हैं। अब आपने कहा कि हमने तो संस्कृत पढ़ी थी, लेकिन 5वीं, 6ठी या 7वीं कक्षा तक पढ़ी थी, या ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक, तो हम इतना तो नहीं जानते। देखिए आपके चारों ओर संस्कृत है। कैसे? देखिए कैसे है। आप घर पे हैं, आपके घर के बाहर क्या लगे हुए हैं? वृक्ष। तो वृक्षः, ये क्या है? ये एक संस्कृत शब्द है।
भोजनालय ये भी संस्कृत वाक्य है, शब्द है। न्यायालय, देवालय ये सभी संस्कृत शब्द हैं। आपके चारों तरफ संस्कृत है, पर हमको ये पता ही नहीं है कि ये शब्द संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं या आम बोलचाल की भाषा के हैं। जैसे संस्कृत में दो मुख्य चीजें होती हैं, एक तो होती है धातु और एक होता है शब्द। तो संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जिसके अंदर एक शब्द के, मतलब एक शब्द बोलूं मैं राम, तो उसके कितने रूप होते हैं? 27 रूप होते हैं, 27 रूप। एंड डिपेंडिंग ऑन पर्सन, प्लेस और थिंग कि हम किस विषय में किससे बात कर रहे हैं, कौन सी स्थिति में कर रहे हैं, तो रूप बदल जाता है। यह विशेषता विश्व की किसी अन्य भाषा में नहीं है। तो विशेषता में दूसरी मुख्य विशेषता है शब्दों का बनना या शब्दों का सम्मेलन होना। जैसे राम का हमने देखा एक सरल सा रूप। यदि हम कहते हैं कि राम तो हमारी मूल धातु हो गई, मूल धातु मतलब हमारी बेसिक रूट धातु, उससे हम 27 रूप बना सकते हैं। उन 27 रूपों में प्रत्येक शब्द एक अलग स्थिति में काम आता है और एक अलग, जैसे हमें दो व्यक्तियों की बात करनी है तो हम बोलेंगे रामौ, और यदि एक व्यक्ति की बात करनी है तो हम बोलेंगे रामः। तो ये कुछ हुई टेक्निकल बातें संस्कृत के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत कैसे पास्ट की भाषा थी और कैसे फ्यूचर की भाषा होगी। पास्ट की भाषा तो कैसे थी, तो कुछ हम बहुत सरल उदाहरण लेके देखते हैं। हम सभी जानते हैं वेद, पुराण, उपनिषद, हमारे धार्मिक ग्रंथ, शास्त्र, शस्त्र, ज्ञान और विज्ञान सब संस्कृत में लिखा हुआ है। मूल भाषा जो पृथ्वी पे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, उनमें से संस्कृत का नाम सर्वोपरि आता है। विश्व की अनेक भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। संस्कृत से उन्होंने अपने वर्ण, अपनी ग्रामर जिसे व्याकरण कहा जाता है वो लिया है। तो संस्कृत का हम पहले पास्ट देख लेते हैं कि संस्कृत में पहले क्या था और आने वाले समय में क्या होगा। देखिए, छोटी सी चीज मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत में पहले क्या था। आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट थे, तो फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी जो थे, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हमारे नक्षत्रों का विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी, वो थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सबसे पहले आर्यभट्टीम नाम का ग्रंथ लिखा था जिसमें सब कुछ एस्ट्रोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। साथ ही फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी कौन था? वराहमिहिर। वराहमिहिर जो वैज्ञानिक थे, ऋषि थे, उन्होंने वृहत होरा शास्त्र की रचना की थी, जो आज के समय हजारों वर्षों बाद भी आज भी जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो इसी शास्त्र का अध्ययन और पठन पाठन करते हैं। देखिए, प्राचीन काल की भाषा तो हम कह रहे हैं कि पास्ट क्या था, अभी पास्ट को मैं धीरे धीरे आपके फ्यूचर से कनेक्ट करती जाऊंगी। फिर हम देखते हैं सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है चरक और सुश्रुत को, और इन्होंने जो संहिताएं लिखी हैं जो पास्ट में लिखी है उनका नाम है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, जिसमें सूक्ष्म रूप से वर्णन किया गया कि हम सर्जरी कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक कि आज के समय में जो प्लास्टिक सर्जरी होती है उसकी भी वर्णन इसमें किया गया है। अगली बात करते हैं अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके कोई भी देश नहीं चल सकता है। उसकी सारी विधिवत जानकारी चाणक्य ने, आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में दी है। तो संस्कृत कहाँ का नहीं है, ये अंत में मैं आपसे पूछूंगी जब मैं आपको पूरा बता दूंगी कि संस्कृत कहाँ कहाँ है। आगे देखते हैं एटॉमिक थ्योरी। आज से कितने साल पहले आपको लगता है कि मॉडर्न साइंस ने एटॉमिक थ्योरी को खोजा है? ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल, 200 साल। जी, एटॉमिक थ्योरी हमारे ऋषि कनाद ने दी थी, और उसकी जो पुस्तक है, जो शास्त्र, उसका नाम है कनाद सूत्र। आगे बढ़ते हैं आर्किटेक्चर। आज हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में जाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि आर्किटेक्चर का सबसे पहला शास्त्र सूर्य सिद्धांत के नाम से विश्वकर्मा के द्वारा लिखा गया है, और मेडिसिन के जनक हैं धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी, जिन्होंने आयुर्वेद की रचना की थी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारी सभी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, विश्व में 6,900 भाषाएं बोली जाती हैं। 6,900 भाषाएं, लगभग 7,000 में 100 कम।
उनमें सबसे उत्तम ग्रामर जिसे कहते हैं व्याकरण, वो पाणिनीय व्याकरण है। संस्कृत के अन्य बहुत व्याकरण भी बने हैं, चांद्र व्याकरण हुआ है, हेमचंद्राचार्य, जैन व्याकरण है, इस प्रकार से अन्य बहुत व्याकरण है। लेकिन पाणिनी व्याकरण क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैज्ञानिक है, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ है। तो ग्रामर भी हमें पाणिनी आचार्य ने दी है प्राचीन काल में। बात कब की हुई? पास्ट की। अगली बात मैं बताती हूँ नाट्य शास्त्र। वो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ में लिखी थी। इस प्रकार से अनेक लंबी लिस्ट। आज आप गणित के सूत्र करते हैं, गणित पढ़ते हैं, मैथ्स जिसे आप बोलते हैं, या मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में यदि आपको कोई क्विक कैलकुलेशंस करनी है तो वैदिक मैथमेटिक्स, या फिर आप भास्कराचार्य जो ऋषि थे उनकी पुस्तक है लीलावती, उनके ग्रंथ का नाम है लीलावती। उससे यदि आपने अर्थमेटिक्स और ज्योमेट्री पढ़ ली तो विश्व का कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आप हल ना कर पाए। इस प्रकार के सिद्धांतों के द्वारा उन्हें हर चीज प्राचीन काल में लिख दी है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम सभी कहानियां सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो जो स्टोरी टेलिंग के फादर माने जाते हैं वो विष्णु शर्मा माने जाते हैं, जिन्होंने पंचतंत्र साहित्य लिखा था। जितनी भी पुस्तकों के नाम, जितने भी शास्त्र मैंने बताए, सभी संस्कृत में हैं और सब पास्ट में लिखे गए हैं। तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज तो हम उनके ट्रांसलेशंस पढ़ रहे हैं जो इस समय भाषाएं वर्तमान में हैं, जैसे हिंदी है, रीजनल भाषाएं हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, राजस्थानी, गुजराती, या विश्व की अन्य भाषाएं हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, चाइनीज, इंग्लिश। ये सभी भाषाओं में इनके अनुवाद हो रहे हैं। अभी देखिए, जब भी किसी भाषा में अनुवाद किया जाता है तो सार में से बहुत चीज़ें छूट जाती है। क्यों छूट जाती हैं? क्योंकि संस्कृत इतनी वृहत, इतनी डिटेल्ड लैंग्वेज है, इतनी वृहत भाषा है कि उसमें जो चीज़ आप व्यक्त कर सकते हो वो परिवर्तित करके आप हिंदी में लिख ही नहीं सकते हो, या आप अंग्रेजी में वो एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं या जो सार कहते हैं वो लिखना ही बहुत मुश्किल है। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, कुछ और पास्ट के उदाहरण देके आपको मैं फ्यूचर की ओर लेके चलती हूँ। फिलॉसफी की हम बहुत बात करते हैं, फिलोसफिकल आइडियाज़ हमारे दिमाग में होते हैं। तो फिलॉसफी के फादर कौन थे? श्री कृष्ण थे, भगवान श्री कृष्ण, जो त्रेता युग में आए थे, और उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता में हमारे को सारा फिलॉसफी का ज्ञान दिया है। और वो सारा साहित्य मूल रूप से संस्कृत में है। साथ ही हम वारफेयर और वेपनरी की बात करते हैं, उसके जनक थे परशुराम, और उनका जो शास्त्र था वो है सुलभ सूत्र। साथ ही प्ले राइटिंग, आज हम शेक्सपियर के प्ले पढ़ के बड़े खुश होते हैं, और किसी भाषा के भी पढ़ के हम देखते हैं कि कितनी अच्छी रचना है। यदि एक बार आपने कालिदास का मेघदूतम पढ़ लिया, या रघुवंशम पढ़ लिया, या देख लिया, या सुन लिया, तो आपको उससे ज़्यादा उत्तम रचना ढूंढना मुश्किल हो जाएगा संपूर्ण विश्व में। साथ ही हम एल्केमी की बात करते हैं। साइंस ऑफ एल्केमी जो होती है उसके प्रणेता थे नागार्जुन। देखिए, विश्व में जितने भी शास्त्र हैं, जितनी भी विधाएं आज के समय में हैं, उनमें कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसकी जानकारी संस्कृत में ना मिले। आज के समय में गर्भशास्त्र एक बहुत इम्पॉर्टेंट शास्त्र हो गया है जो कि प्रेगनेंसी रिलेटेड है। उसका भी सारा साहित्य संस्कृत में मूल रूप से उपलब्ध है, जो गर्भोपनिषद नामक उपनिषद में दिया गया है। तो हमने संस्कृत की विशेषताएं देख ली कि इसमें 17,000 धातुएं हैं। धातु अर्थात पठ, लिख, वद, जिनसे हम भिन्न भिन्न क्रियाएं बनाते हैं, वो धातु है, मीन्स रूट वर्ड। रूट 17,000 है, 17,000। इतने तो कुछ कुछ भाषाओं में संपूर्ण शब्द ही नहीं है, जितने हमारे पास केवल रूट्स हैं। और उनमें 70 प्रत्यय, 70 प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है जो कि शब्द के बाद में लगते हैं, और उपसर्ग होते हैं जो पहले लगते हैं। उप मतलब पहले लगते हैं, और उनसे सारे शब्द हमने देखे 27,20,000 तक बन सकते हैं। जब इतने शब्द हम बना सकते हैं तो आप देखिए इस भाषा की वैज्ञानिकता पे मैं बात करती हूँ। कंप्यूटर कब इजाद हुआ? मैक्सिमम 50 साल 100 साल के अंदर अंदर। लेकिन संस्कृत में इसका शब्द है।
अब आज से 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले तो हमारे पूर्वजों को नहीं मालूम था कि हम संस्कृत में कंप्यूटर जैसा कोई ऑब्जेक्ट बनेगा या एक कोई डिवाइस आएगा, पर उन्होंने कैसे बना दिया, मोबाइल। तो संस्कृत में कंप्यूटर को कहते हैं संगणक और मोबाइल को कहते हैं जंगम दूरवाणी। तो संस्कृत में आप नित्य नए शब्दों की रचना कर सकते हैं। नित्य नए शब्दों की रचना किस प्रकार से कर सकते हैं, उसका भी एक रूल है, जिसमें कि आप मूल शब्दों को लेके और आप क्या क्रिया कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या किसकी विवेचना कर रहे हैं, उस प्रकार से आप शब्द बना सकते हैं। क्या यह पावर किसी भी विश्व की अन्य भाषा में आपको मिली है कि शब्दों की नई रचना ही कर लो? इसीलिए करोड़ों की संख्या में शब्द हैं और शब्दों का जो कोश है, जिसे शब्द कल्पद्रुम नामक शास्त्र के नाम से संस्कृत में जाना जाता है, उसमें इन सभी शब्दों के अर्थ, विवेचन, कब काम में लिया जाता है, कहाँ पे लगाना है, कैसे लेना है, वो सारी जानकारी दी गई। तो संस्कृत का मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई। उनमें से कुछ आपके लिए समसामयिक काम की थी, कुछ शायद काम की ना भी हो, कि ये शास्त्र तो हमारे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हमारी जानकारी से नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा और मैं संस्कृत के बारे में आपको बताती हूँ। मैंने इसको वेद पुराण की भाषा तो आपको बता दिया। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको योग में और विस्तृत रूप से बताती हूँ कि कैसे ये योग की भाषा है। हमने विसर्ग और अनुस्वार से 2 प्राणायामों को तो देख लिया कि कपालभाति और भ्रामरी प्राणायाम हम सहज रूप से संस्कृत बोलने से कर सकते हैं। कैसे? विसर्ग से क्या हो रहा है, कपालभाति हो रही, रामः बालकः कः, जैसे विसर्ग बोलोगे पेट अंदर जाएगा, आप स्वयं करके देखिए। दूसरा मैंने अनुस्वार बताया, भ्रामरी, जैसे जितने भी नपुंसक लिंग शब्द होते हैं ज्यादातर उनमें मकार अंत में आता है, जैसे फलम, वृक्षम, पर्णम, जैसे बोलोगे मुख बंद होगा, नाक से वायु बाहर जाएगी। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आज आपको बताती हूँ विस्तृत रूप से, जिसकी जानकारी मुझे भी अभी कुछ क्षण पहले जब मैं इस टॉपिक पे रिसर्च कर रही थी तब पता पड़ी। देखिए आप सब जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र माने जाते हैं। 7 चक्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मूलाधार से शुरू होकर जाते हैं और सहस्त्रार तक जाते हैं। तो संस्कृत भाषा में विभिन्न स्वरों और व्यंजनों के विशिष्ट उच्चारण स्थान होते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है संस्कृत के साथ, कि जो हमारे स्वर हैं, 13 तो स्वर हैं, और हमारे जो व्यंजन हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सारे जो व्यंजन हैं उनका उच्चारण स्थान निश्चित है संस्कृत में। इसके अलावा प्रयत्न संस्कृत में बताए गए हैं। क्या प्रयत्न बताए गए? बाह्य और आभ्यंतर 2 प्रकार के प्रयत्न बताए गए हैं। देखिए अब मैं बताती हूँ मूलाधार जो चक्र है, जो अपने सबसे नीचे होता है, रीढ़ की हड्डी के नीचे बिल्कुल रेक्टम के पास, वो कहते हैं मूलाधार चक्र। जैसे ही आप स्वर अकार को बोलेंगे अ और क वर्ग का उच्चारण करेंगे तो उनका प्रभाव मूलाधार चक्र पर जाएगा। वे उसे क्रियाशील करेंगे और सक्रिय करेंगे। करके देख लिए, क वर्ग का कोई भी शब्द उच्चारण हम करते हैं, क, ख, ग, घ, घ, आपने बोला, आपका मूलाधार चक्र जो है, नाभि के नीचे के चक्रों में जो सबसे पहला चक्र है हमारे एनस के पास, हमारे मूलाधार के पास, उसमें सक्रियता आएगी। दूसरा चक्र पे आते हैं, नीचे से थोड़ा ऊपर उठते हैं, स्वादिष्टान चक्र। स्वर ई, ई, जैसे ही आप स्वर ई बोलेंगे, छोटा ई, और च वर्ग का उच्चारण करेंगे, चकार में क्या क्या आता है, च, छ, ज, ज, ञ, तो साथ ही आपका स्वादिष्टान चक्र ऊर्जावान हो जाएगा। करके देखिए, अभी मेरे साथ बोलिए। जैसे ही ई बोलेंगे आपको लगेगा नाभि के नीचे वाला जो मेरा चक्र है, जो स्वादिष्टान चक्र है, वहां पे स्पंदन हो रहा है। ई, ई, ई। अगले चक्र पर आते हैं। अगला चक्र कौन सा है? मणिपूरक। जैसे ही स्वर रिकार बोलेंगे, रि, और ट वर्ग बोलेंगे, ट, ठ, ड, ध, य, जैसे ही टकार बोलेंगे या री बोलेंगे, आपका चक्र मणिपूरक ऊर्जावान हो जाएगा, सक्रिय है और ऊर्जीकृत होगा। अब मैं आती हूँ अनाहत चक्र में। अनाहत चक्र हमारे हृदय के पास स्थित है। जैसे ही स्वर री बोलेंगे,
हिंदी वर्णमाला में री नहीं होता, ऋकार नहीं होता, लेकिन संस्कृत के जो स्वर होते हैं उनमें ऋकार भी होता है, री बोलते हैं उसको, री। लय में नीचे रे की मात्रा लगती है, उसको बोलते हैं री। तो जैसे ही आप री बोलेंगे, या तय वर्ग जो हमारा है, तय वर्ग में क्या है, त, थ, द, ध, न। देखिए आपके हृदय के पास स्पंदन होगा, बोल के देखिए, त, थ, द, ध, न। तो इससे आपका अनाहत चक्र ऊर्जावान हो रहा है। साथ ही अब आते हैं हम विशुद्धि चक्र पे, जो कि हमारा कंठ का चक्र है। स्वर में अगर हम उ बोलेंगे, उकार बोलेंगे, या प वर्ग बोलेंगे, उ, गुंजन कहां से होगा, गले से होगा। प वर्ग में क्या क्या आता है, प, फ, ब, भ, म। सारा विशुद्धि चक्र प्रभावित होगा और ये सक्रिय होता जाएगा। अब आते हैं आज्ञा चक्र और जो ऊपर के चक्र हैं उनको ऊर्जावान करने के लिए। तो संस्कृत के अंदर विभिन्न वर्ग बनाए गए हैं। ईशक स्पृष्ट वर्ग का उच्चारण मुख्य रूप से आज्ञा चक्र और अन्य चक्रों को सक्रियता प्रदान करता है। ये हमारे वर्ग बने हुए हैं जिनसे कि आपके ऊपर के जो चक्र हैं उनको आप ऊर्जावान कर सकते हैं। देखिए योग में आपने आज तक सब कुछ देखा होगा, लेकिन क्या आपको ये मालूम था कि केवल संस्कृत के उच्चारण मात्र से आप योग कर लेंगे? यही इस भाषा की, यही इस साहित्य की विशेषता है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ती हूँ। अब मैं आती हूँ मंत्रों की शक्ति के ऊपर। और ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं पास्ट की तो हम कर चुके हैं, मैं अभी की कर रही हूँ समसामयिक, और फ्यूचर की बात अब आगे मैं करूँगी। मंत्र किसी भी भाषा में लिखे हों, संस्कृत में सर्वाधिक मंत्र लिखे गए हैं और हम नित्य दैनिक जीवन में हर पल मंत्र बोलते हैं। कैसे? मंत्र या बीज अक्षर में हम क्या क्या बोलते हैं? जैसे हम ओमकार बोलते हैं, ओम, ह्रीम। ये क्या है? संस्कृत के शब्द है, दोनों संस्कृत के शब्द हैं। आगे चलते हैं। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण रोज करते हैं। क्या आप जानते हैं गायत्री मंत्र संस्कृत में लिखा हुआ है? या आप शिव स्तुति पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। तो हमने क्या किया? एक मंत्र आपका संस्कृत का बोला। क्या आपको माधुर्य का अनुभव हुआ? क्या इतनी मधुरता आपको विश्व की किसी अन्य भाषा में मिली है? तो माधुर्य और संस्कृत में जब हमने ये मंत्र बोले तो हमारे पूरे सातों चक्र एक्टिवेट हो गए। देखिए इस पूरे मंत्र में आपको उकार भी मिलेगा, आकार भी मिलेगा, क वर्ग भी, आपका प वर्ग भी है। सारे वर्ग आ रहे हैं जिनकी चर्चा हमने अभी कुछ क्षणों पहले की थी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे को मंत्र दिए हैं वो हमारे पूरे जीवन को तरंगित कर देते हैं, इसीलिए इनको डिवाइन एनर्जीज कहा जाता है। अब संगीत पे आते हैं। संगीत में आप सभी जानते हैं कि सरगम होती है, 7 स्वर होते हैं, और ये जो सरगम के 7 स्वर होते हैं ना, ये भी हमारे सातों चक्रों को तरंगित करते हैं। माधुर्य से ही एक बात और मैं बताती हूँ। संस्कृत में कोई भी कविता हो, कोई भी पाठ हमें करना हो तो विभिन्न छंद होते हैं, और छंदानुगमन के रूप में छंदों का अनुगमन करके या छंदों को फॉलो करके और कोई भी छंद गायन किया जाता है। उससे ना सिर्फ हमारे कानों को राहत मिलती है, बल्कि हमारी आत्मा को भी एक सुकून और शांति का अनुभव होता है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। अब मैं थोड़ा सा ग्रामर के बारे में बात करती हूँ। मैंने संक्षेप में तो आपको बताया कि पाणिनि व्याकरण बहुत साइंटिफिक है। उसी की 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंटिफिक चीजें मैं आपको बताती हूँ। पाणिनि व्याकरण में जो सूत्र हैं उनमें सबसे पहले आता है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? अ, इ, उण, ऋ, लिक, ए, ओंग, ऐ, औच, ह, य, व, र, ट, लण, झब। इस तरह से पूरे आपके जो स्वर हैं और जो पूरे व्यंजन है वो नीचे हल तक जाते जाते पूरे हो जाते हैं। मतलब आपके जो स्वर हैं और जो व्यंजन हैं उनको लिखने की एक विशेष विधि है जिसे माहेश्वर सूत्र में दिया गया है। और उन सूत्रों से एक स्पेसिफिक कंसेप्ट बनाया गया जिसे बोलते हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आपने पहला अक्षर लिया और एक आखिरी अक्षर लिया माहेश्वर सूत्र में से, तो बीच के जितने भी
वर्ड्स आ रहे हैं, जितने भी अक्षर आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें से आप डिराइव कर सकते हैं। आपको पुनः पुनः नहीं लिखने होंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल बोलती हूँ कि आपने अच प्रत्याहार लिया, अ और च लिया, तो माहेश्वर सूत्र में जहाँ से अकार आ रहा है, अ ई उण ग अ से हम शुरू करेंगे, और जहाँ चकार जा रहा है वहां तक लेंगे, तो बीच के जितने भी अक्षर हैं वो उसके अंदर आ जाएंगे। मतलब इतनी सारे अक्षरों को हमें बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इन प्रत्याहारों को, ये इतने साइंटिफिक प्रत्याहारों वाली विधि है कि उससे आप अनेक अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। पाणिनि व्याकरण की ये दो विशेषताएं हैं। अब संस्कृत की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता की वजह से हम थोड़ा फ्यूचर में चलते हैं। फ्यूचर में कैसे चलते हैं? आप सभी ने सुना होगा कि आजकल नासा बहुत काम कर रहा है संस्कृत पे। उन्होंने संस्कृत की एक लेबोरेटरी भी सेटअप करी है, जहाँ पे कि संस्कृत के विशेषज्ञों को, पंडितों को, जिनको संस्कृत उच्चारण आता है, ओम की ध्वनि का उच्चारण, ऐसे बहुत सारे पोस्ट आजकल फेसबुक पे वायरल होते रहते हैं। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि क्यों उन्होंने संस्कृत को सुना है। क्यों? जब 6900 भाषाएं हैं और यूएसए की तो पेरेंट लैंग्वेज भी इंग्लिश है, तो अपनी भाषा को लेते ना, क्यों हमारी पुरानी भाषा को, जिसे बहुत लोग आज के समय में मृत भाषा भी कहने लगे हैं, डेड लैंग्वेज है, किसको फुर्सत पड़ी थी कि आएगा और हमारी डेड लैंग्वेज को ही चूज करेगा? बताती हूँ क्यों। संस्कृत के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन क्या होता है? संस्कृत में मैंने आपको बताया 27 रूप बनते हैं एक शब्द के, और क्रिया के 9 रूप बनते हैं, ठीक है, और 10 लकार होते हैं। 10 लकार मीन्स 10 टाइप ऑफ टेंसेज आर देयर इन संस्कृत। हिंदी में, इंग्लिश में केवल 3 टेंसेज आपने पढ़े होंगे, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट। लेकिन हमारे पास संस्कृत में क्या 10 टाइप्स के होते हैं, और उन 10 टाइप्स के हर क्रिया के 9 रूप बनते हैं। तो बताइए, एक क्रिया मतलब लिख अगर मैं ले रही हूँ तो उसके पास, मेरे पास 90 ऑप्शंस हैं। अब इससे नासा को क्या फायदा पड़ रहा है वो समझिए। कंप्यूटर की भाषा केवल संस्कृत बन सकती है। क्यों? पहली चीज तो एक वैज्ञानिक भाषा है, जो मैंने आपको प्रत्याहार, और दूसरी बात मैंने इंपॉर्टेंट आपको बताई, क्या बताई कि माहेश्वर सूत्र इसने दिए। दूसरा, संस्कृत में आप किसी भी वाक्य को किसी भी तरीके से बोलो, मतलब आप पहले कर्ता बोलो, क्रिया बोलो, ऑब्जेक्ट बोलो या वर्ब बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे इंग्लिश में अगर हमारा सेंटेंस है ही इज सिटिंग, तो ही इज सिटिंग। अभी मैं क्या करती हूँ, इज को मैं निकाल के पहले बोल देती हूँ, इज ही सिटिंग, तो शब्द का और वाक्य का दोनों का अर्थ पूरी तरह से बदल गया। ही इज सिटिंग का मतलब हुआ कि वह बैठा है। इज ही सिटिंग बिकम्स ए क्वेश्चन मार्क सेंटेंस, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या वह बैठा है। पर देखिए, ऐसी कुछ एनोमोली या त्रुटि हमारी हिंदी में भी है। अगर हम कॉमा फुल स्टॉप को थोड़ा इधर उधर खिसका दें तो सारी बात डिफरेंट हो जाती। कैसे? हिंदी में अगर हम बोलते हैं रोको मत जाने दो, और कॉमा मैंने थोड़ा सा बाद में लगाया, तो क्या बोला मैंने, रोको मत जाने दो। एक में हम ठहरने के लिए कह रहे हैं और दूसरे में हम जाने के लिए कह रहे हैं। दूसरी बात, संस्कृत में कोई कॉमास नहीं होते हैं। संस्कृत में अगर आपने बोलना है अहम खादामी, तो अहम के साथ हमेशा खादामी आएगा। तो संस्कृत में क्यों नासा में काम आ रही है कि वहां पे उनको क्या, जो भी सिग्नल्स या जो भी डिकोडेड मैसेजेस स्पेस से भेजने होते थे धरती पे, तो जब वो ऊपर से नीचे आते थे या जो मैसेजेस वो भेजते थे कंप्यूटर के माध्यम से, तो उनकी प्लेसमेंट्स चेंज हो जाती थी। अभी इंग्लिश में भेजो चाहे हिंदी में भेजो, अगर वो एक पैराग्राफ लिख के भेज रहे हैं और सारे सेंटेंसेस ऊपर नीचे हो गए, कॉमा फुल स्टॉप इधर उधर हो गए, या इज आर वर्ब चेंज हो गए, तो सारा मतलब बदल जाता है। परंतु संस्कृत में आप, मैंने 27 रूप बताए, उनसे विभक्तियों से और क्रिया के रूप से उसको रीअरेंज प्रॉपर्ली कर सकते हैं। एक छोटा सा उसका उदाहरण हम लेके देखते हैं। कैसे कि संस्कृत में यदि मैं बोलती हूँ रामः फलम खादति, अभी आप चाहे फलम पहले लिख लो, फलम रामः खादति, ठीक है, या आप पहले बोल दो खादति फलम रामः, तीनों वाक्यों का मतलब एक ही होगा। अहम फलम खादामी, ये 2 वाक्य हैं, आपने इनको दोनों को मिक्स कर दो बिल्कुल। तो अहम के साथ संस्कृत को जानकारी रखने वाला जानता है कि हमेशा खादामी क्रिया ही आएगी, खादती नहीं आएगा।
तो अगर शब्द इधर उधर भी हो गए तो आप उनको राइटली रीअरेंज कर सकते हो, ये और उसकी विशेषता है। इसी कारण से नासा ने एक स्पेशल लैब सेटअप करी है जिसमें संस्कृत पे पूरी रिसर्च हो रही है और आने वाले समय में कंप्यूटर की भाषा संस्कृत होने वाली है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलना चाहती हूँ। जब मैं आपसे बात भविष्य की करना चाहती हूँ तो थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि क्या संस्कृत कठिन है। बहुत लोग कहते हैं कि संस्कृत तो बहुत कठिन है। देखिए, हर भाषा के दो रूप होते हैं, एक बोलचाल की भाषा और एक शास्त्र की भाषा। तो कोई भी भाषा सरल से प्रौढ़तम रूप तक जाती है, ठीक है। अभी मैंने सिंपल से वर्ड्स आपको बताए, आपके चारों तरफ है, आप दिन रात बोलते हो, आपको मालूम ही नहीं है। कैसे भोजनालय में आप बोलते हो हम भोजनालय में खाना खाने जा रहे हैं, हम वृक्ष के नीचे बैठे हैं, रोज बैठते हो, आपको मालूम नहीं वृक्ष क्या है। आप बोलते फल खा रहा हूँ, फल का शब्द फलम है। हम बात करते हैं केशः, नयनम आप जानते हैं, नयनम क्या है, नासिका शब्द भी आप जानते हो। आप बोलते हैं आपके ओष्ठ हैं, कर्ण कान भी आप जानते हो, ग्रीवा गला भी आप जानते हो, आप हस्त भी जानते हो, आप सब कुछ तो संस्कृत का जानते हो, सिर्फ एक चेतना की कमी है। तो संस्कृत क्या हमारे भारत में बोली जाती है? जी हाँ, संस्कृत हमारे भारत में बहुत वृहद रूप से बोली जाती है और इस पे इतना आज के समय में काम हो रहा है कि विभिन्न संस्थाएं इसको निःशुल्क रूप से भी पढ़ाती हैं। उन सब की जानकारी मैं आपको देती हूँ, फिर एक भविष्य की विस्तृत जानकारी दूंगी। भारत में ही कर्नाटक जो राज्य है, वहाँ पे मुत्तूर नाम का एक विलेज है जहाँ पे केवल संस्कृत में बात होती है। इस प्रकार के भारत में 5 से 6 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे कि पूर्ण रूप से संस्कृत में ही बातचीत होती है दैनिक जीवन की। जैसे आज मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ या हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो सारी बातचीत संस्कृत में ही होती है। प्राचीन काल में भाषा के रूप में हमारे पास संस्कृति थी। कालिदास का समय हो या हमारे वराहमिहिर का समय हो, भास्कराचार्य का, तो दैनिक जीवन में जो आज हम हिंदी बोल रहे हैं वो संस्कृत में होता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ इतने सालों में कि भाषाएं बदल गई? वो इसलिए कि समय और काल के साथ साथ नई नई भाषाओं का जन्म होता गया, रीजनल लैंग्वेजेस आती गई। और सत्य बात यह भी है कि हमारी स्मृति का, हमारी बुद्धि का भी लोप हुआ है। जितना विस्तृत अध्ययन क्षेत्र, जितनी चेतना और जितनी सजगता हमारे पूर्वजों में थी आज से कई साल पहले, कई वर्षों पहले, उसमें और हमारी चेतना में बहुत अंतर आ गया है। काल का फर्क इसे कहा जाता है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से, कुछ हजारों वर्षों से हम पराधीनता में रहे, तो हमारे बहुत शास्त्रों का हनन हुआ, बहुत सारी पांडुलिपियाँ जला दी गई, नालंदा तक्षशिला की यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया गया, हमारे सारे ज्ञान को खराब करने की या उसको मिटाने के भरपूर प्रयास हुए। इस वजह से संस्कृत बहुत समय तक दबी रही और उस पर बहुत तरह के अत्याचार जो होते रहे पिछले समय में आक्रांताओं के कारण, और कुछ हद तक ब्रिटिश रूल ने जब हमारे गुरुकुल सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय किया तो संस्कृत का लोप होता चला गया। पर 1947 के बाद जब से हम आज़ाद हुए हैं, भारत सरकार ने संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। आज के समय में क्या क्या काम कहाँ कहाँ हो रहा है और हम कहाँ से सरल रूप में संस्कृत सीख सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, जिन्हें आज के समय में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बना दिया गया है। उनकी कैंपसेस भारत में 17 प्लेसेस पे हैं। इसके साथ ही संस्कृत भारती एक NGO है जिससे आप निःशुल्क रूप से संस्कृत सीख सकते हैं। साथ ही सीखने के लिए संस्कृतम भारतम करके फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे विभिन्न जानकारी आप पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन संस्कृत शिक्षणम करके निःशुल्क रूप से संस्कृत का ज्ञान आप ले सकते हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं। पर हम क्यों सीखें? हमें क्या ज़रूरत है? हम तो फ्रेंच जर्मन सीखे, बाद के आने वाले समय में तो बच्चे को हमारे बाहर जाना है और वो फ्रेंच पढ़ेगा तो उसको काम आएगा अगर फ्रेंच यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है तो मैं आपको बता दूं, भारत में तो रिसर्च वर्क हो ही रहे हैं जो मैंने संस्थान आपको बताए हैं, पर भारत से बाहर 35 देश, 35 देश में 110 वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र हैं। साइंस की डिस्कवरीज के लिए नहीं है, संस्कृत पे खोज के लिए हैं। वो हमारी पांडुलिपियाँ लेके जाते हैं और उन पे रिसर्च करते हैं। तो अपने बच्चे को इसलिए संस्कृत पढ़ाइए कि अगर वो बाहर जाए तो रिसर्च आपके शास्त्र पे पढ़े, आपके ज्ञान पे करे। साथ ही भारत में बच्चे चाहे संस्कृत नहीं पढ़ते हों या ज्ञान या चेतना की कमी है, लेकिन जर्मनी में
जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें से 90% में कंपल्सरीली संस्कृत पढ़ाई जाती है। ब्रिटेन में फ्रॉम प्री प्राइमरी संस्कृत के श्लोक का उच्चारण करवाया जाता है। क्यों करवाया जाता है, इसका भी एक साइंटिफिक कारण मैं आपको कुछ क्षणों में बताती हूँ। दूसरी बात, संस्कृत पढ़ने की चेतना विदेश के लोगों में ज़्यादा है, इसलिए ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता है, जो जानकार है, जो जानता है। साथ ही यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, नासा में अगर आपका टारगेट है, अगर आपको संस्कृत बहुत उत्तम रूप से आती होगी, यानी स्पेशली तो पाणिनि ग्रामर, तो इमीडिएटली कॉल आ जाएगी। आप ट्राई करके देख सकते हैं। संस्कृत क्यों सीखें, उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा सा भविष्य काल में कि आप संस्कृत सीखेंगे तो फायदा क्या है, आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं। संस्कृत में तो कोई जॉब ही नहीं है, पंडित ही तो बनना पड़ेगा, मंत्र पाठ करते रहो। ये भी आपकी गलत धारणा है, मैं उसको खंडन करती हूँ। संस्कृत यदि आप पढ़ते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। संस्कृत यदि आप पढ़ते हैं तो अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। यू कैन बिकम अ टीचर एंड अ प्रोफेसर और एन असिस्टेंट प्रोफेसर। कहाँ कहाँ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। घर बैठ के आप विदेशी छात्र छात्राओं को पढ़ा सकते हैं, शोध कार्य कर सकते हैं। यू कैन डू वेरियस रिसर्चेस। साथ ही आप क्या बन सकते हैं, दूसरा मैं बता रही हूँ, मैंने कम से कम 30 से ज़्यादा संस्कृत के जॉब अपॉर्चुनिटीज या फ्यूचर पॉइंट्स लिखे हैं, आप एक एक करके नोट कर लीजिए। दूसरा, आप संस्कृत के समाचार उद्घोषक मीन्स न्यूज़ रीडर बन सकते हैं। तीसरा, भाषा अनुवादक ट्रांसलेटर ऑफ संस्कृत टेक्स्ट बन सकते हैं। फोर्थ, पुरातत्व विश्लेषज्ञ अर्थात आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वेरियस जो खुदाइयाँ होती हैं उनमें संस्कृत गाथाओं को जानकार लोगों को, प्राचीन भाषाओं के जानकारों की स्पेशल रिक्वायरमेंट्स रहती है ताकि जो शिलालेख मिले उनको आप ट्रांसक्रिप्ट कर सकें, पढ़ सकें। ज्योतिष और रत्न विज्ञान हम बहुत अच्छे से जानते हैं, एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ संस्कृत में बेस्ड है। योग का उदाहरण मैं आपको इतना सुंदर दे चुकी हूँ, 7 चक्रों का, और संस्कृत बोलोगे तो स्वतः ही कपालभाति और प्राणायाम होते रहेंगे। मैंने केवल 2 प्राणायाम कराए हैं संस्कृत से, ऐसे विभिन्न अलग अलग प्राणायाम भी आप भिन्न भिन्न शब्दों से कर सकते हैं। बिना संस्कृत योग का जो भी ज्ञान आपके पास है वह अधूरा है। शुद्ध पातंजल योग सूत्र अगर नहीं पढ़ा तो अभी बहुत कुछ बाकी है योग में। आयुर्वेद शास्त्र, संस्कृत पढ़ेंगे, आयुर्वेद शास्त्र पढ़ पाएंगे। मौसम विभाग में आप भविष्यकर्ता बन सकते हैं। 8वां। 9वां, आप भूगोल और खगोल के विशेषज्ञ बन सकते हैं। 10वां, आप दार्शनिक मीन्स साइकोलॉजी में कार्य कर सकते हैं। 11वां, साहित्यकार, इतिहासकार, नाटककार बन सकते हैं। कवि और लेखक भी बन सकते हैं। 16वां, आप मुद्रण कार्य, प्रिंटिंग का कार्य कर सकते हैं संस्कृत जानकारी हासिल करके। पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य कर सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 18th, आप कंप्यूटर जॉब्स कर सकते हैं। कंप्यूटर में आज के समय हमारी जो लाखों हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। तो संस्कृत अगर आपको आती है, इफ़ यू कैन रीड एंड इफ़ यू कैन टाइप, देयर इज़ ह्यूज जॉब अपॉर्चुनिटीज़। इसके लिए पुणे में एक संस्था है जो कि संपूर्ण मैन्युस्क्रिप्ट्स को कंप्यूटराइजेशन का काम कर रही है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर रिसर्च सेंटर वहाँ पे वो उन्होंने सेटअप किया है ताकि संस्कृत बेस्ड कीबोर्ड वो डिज़ाइन कर सकें और वो संस्कृत भाषा को उन्नयन कर सकें। थोड़ा और आगे चलते हैं, आप वास्तु विशेषज्ञ बन सकते हैं। वास्तु जो हम घर बनाने का विज्ञान कहते हैं। आप शास्त्रों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। आज के समय में हर व्यक्ति गीता भागवत पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है। और देखिए, अगर आपको संस्कृत आती है तो आप IIT, BHU जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में, IIMs में जाके शिक्षा दे सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल क्लासेस लगाई जाती है टू टीच संस्कृत टू स्टूडेंट्स फॉर रिसर्चर्स। आप कॉस्मेटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको एक कॉस्मेटिक्स की कंपनी शुरू करनी है, प्लीज़ गो बैक टू योर शास्त्रा, संस्कृत पढ़ें और वहाँ से जो आप अवलेय निकालेंगे, मीन्स जो केमिकल्स कॉम्बिनेशंस या क्रीम फॉर्मेशंस निकालेंगे, वो सर्वोत्तम होगी आपकी स्किन के लिए। नो केमिकल साइड इफेक्ट, जिसे हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं आज की भाषा में। फोनेटिक्स, साइंस आज हम बच्चों को समझाते हैं, वो संस्कृत से ज्ञान आएगा। वैदिक गणित, फास्ट कैलकुलेशन, मेमोरी, याददाश्त बढ़ाने की तकनीक सीखनी है, ज्ञान सीखना है, अवधान विद्या सीखें। 26वां, विमान शास्त्र, एरोनॉटिक्स में आप ज्ञान चाहते हैं, फ्यूचर बता रहे हैं हम आपको। 27वां, केमिस्ट्री। 28th, सिंचाई की विधियां, आप खेती का पूरा शास्त्र है उसको पढ़ के यू कैन सेट अप योर एग्रीकल्चरल फार्म। सो फ्यूचर में नॉट जस्ट ऑल दीज
एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई है, बट अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो चाणक्य नीति शास्त्र पढ़िए, राजनीति शास्त्र पढ़िए, एवरीथिंग इज इन संस्कृत। मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिकित्सा शास्त्र में बॉटनी, मेडिसिन, गर्भशास्त्र, प्रेगनेंसी, ये सभी संस्कृत में है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा भी संस्कृत से परिचय कुछ इसी खोज के कारण हुआ था। स्कूल में 8वीं तक संस्कृत हमने पढ़ी, उसके बाद जब बेबी प्लानिंग का हमने प्रोसेस शुरू करने की सोची आफ्टर मैरिज, तो अभिमन्यु की कथा सबने पढ़ी हुई थी, सुनी हुई थी, तो मुझे लगा कि जब ऐसा कुछ शास्त्रों में है तो उसको खोजा जाए। और ट्रांसलेटेड टेक्स्ट जितने भी रिसर्च के दौरान हमने देखे, उनमें उतना सब कुछ था नहीं जो कि हमें ज़रूरत थी। इसीलिए संस्कृत का मेरा परिचय हुआ गर्भ विज्ञान की जानकारी के लिए। और आज गर्भ विज्ञान की अनंत जानकारी, अनंत शास्त्रों को स्टडी करके पूरी जानकारी मैं हासिल कर सकी, वो संस्कृत के कारण ही था। तो संस्कृत, पास्ट और फ्यूचर, हिडन सीक्रेट्स पे हमने बात करी। मैं आशा करती हूँ आपको इतनी जानकारी संस्कृत की मैं संक्षिप्त समय 30 मिनट में दे पाई। यह संस्कृत की ही कृपा रही है, माँ भगवती की कृपा रही है, संस्कृत के मेरे आचार्यों का मार्गदर्शन रहा है, भारतीय राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का, मेरे गुरुवरों का, और सभी को मेरा नमन, मेरा प्रणाम। और अभिवादन स्वरूप में मैं आप सभी को कहती हूँ नमो नमः। संस्कृत और संस्कृत से संस्कृति और संस्कार सदा पुनर्जीवित रहें। इसलिए आप सभी से, जो भी इस वीडियो को देखे सुने, केवल एक ही अनुरोध है, आप स्वयं संस्कृत सीखें, आप अपने बच्चों को संस्कृत सिखाएं, अन्यथा आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं वो एक अलौकिक ज्ञान से, देवीय ज्ञान से विलुप्त रह जाएंगे। क्योंकि संस्कृत क्या है? देव भाषा है। और महाभाष्य नामक जो हमारा पतंजलि का शास्त्र है, उसमें ये बहुत विस्तृत रूप में बताया गया है कि संस्कृत शब्दों का शुद्ध उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य की प्राप्ति मैंने आपको बहुत सरल रूप से समझा दी। जब चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे तो पुण्य ही मिलेगा ना। जब आपका सहस्त्रार एक्टिवेटेड हो गया तो आप मोक्ष की तरफ ही बढ़ोगे। वो शुद्ध संस्कृत के उच्चारण से ही है, साधु शब्दों के उच्चारण से ही है। और साधु शब्दों के उच्चारण करके हम पुण्य प्राप्त कर सकें, इसके लिए जरूरी है हम संस्कृत का पठन, पाठन, अध्यापन करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। नमो नमः। पुनर्मिलामः। फिर हम मिलेंगे। मेरा नाम सुरभि भगत है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।